नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर एक कहानी यह भी। तो ये जो आपका चैप्टर है ये मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखा गया है। और देखिए जो मन्नू भंडारी जी हैं वो इस तरह के लेखन करती हैं जिसमें किसी चीज के बारे में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा जाता है। और आप देखेंगे ये जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर महिलाओं के विषय में बताई गई है। तो सबसे पहले हम मन्नू भंडारी जी के बारे में यहाँ पर जानेंगे, उनके जीवन परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो देखिए मन्नू भंडारी जी का जन्म जो है 1931 में गांव भानुपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था, परंतु उनके इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान में। और देखिए राजस्थान के अजमेर शहर में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और बाद में उन्होंने हिंदी में ही एमए की डिग्री ली और दिल्ली के मंडारा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्त किया। सन 2021 में उनका देहांत हो गया। तो देखिए मन्नू भंडारी जी जो है वो स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर हैं। और इनकी कुछ प्रमुख जो यहाँ पर रचनाएं हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे आप देखिए एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यह सच है, त्रिशंकु, ये तीनों कहानी संग्रह है। आपका बंटी, महाभोज, ये उपन्यास है। और इसके अलावा इन्होंने फिल्म जगत और टेलीविजन के धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी, जो कि हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का उन्होंने प्रकाशन किया। आत्मकथ्य, आत्मकथ्य क्या होता है, ठीक है। अब आत्मकथ्य इन्होंने यहाँ पर एक लिखा, उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए उन्हें हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखिए इन्होंने ये जो लिखा हुआ है चैप्टर, ये एक आत्मकथ्य है, यानी कि अपने बारे में जो बातें होती हैं, अपने बारे में बताई गई बातें, अपने द्वारा कही गई बातें इनकी ये हैं। तो देखिए क्या कुछ कहा है उन्होंने, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में पढ़ें। जो इस पाठ में मेन चीज है वो यहाँ पर दी गई है, जो एक कहानी यह भी के बारे में यहाँ पर दी गई है। कि जैसे यहाँ पर बताया है कि मन्नू भंडारी ने परिभाषिक अर्थ में, यानी कि परिभाषा के तौर पर कोई भी आत्मकथा नहीं लिखी है, यानी कि व्याख्यान करने के तौर पर, परिभाषा या व्याख्यान करने के तौर पर कोई भी कहानी नहीं लिखी है, कोई भी आत्मकथ्य नहीं लिखा है, कथा नहीं लिखी है। उन्होंने अपने आत्मकथ्य में उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उनके लेखकीय जीवन को प्रभावित किया या उनके लेखकीय जीवन से जो जुड़े रहे। देखिए आत्मकथ्य क्या होता है या आत्मकथा क्या होती है, अपने बारे में लिखना, ठीक है। तो उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर कोई भी ऐसी सिलसिलेवार कथा नहीं लिखी कि मैं छोटी थी और फिर मैंने इस तरह की पढ़ाई करना सीखा, इस तरह से मैं स्कूल गई, इस तरह से मैंने पढ़ाई करना सीखा, इस तरह से फिर मैं बड़ी हुई, फिर मैं बड़ी क्लास में आई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ऐसे कोई भी सिलसिलेवार कथा उन्होंने यहाँ पर नहीं लिखी है। तो बस उन्होंने यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में उन लोगों के बारे में ज्यादा लिखा है जिन्होंने उनके लेखकीय जीवन को ज्यादा इफेक्ट किया है, प्रभावित किया है, और जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हैं। और साथ ही उन्होंने अपने किशोर जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं, क्योंकि एक टाइम होता है हमारे जीवन का जो हमें हमेशा याद रहता है, तो वो किशोरावस्था से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उनको उन्होंने यहाँ पर लिखा है। और उनके पिताजी उनके कॉलेज की प्राध्यापिका, देखिए, और खास तौर पर बच्चों पर जो असर पड़ता है वो उसके टीचर का पड़ता है। तो बच्चों पर सबसे ज्यादा मेन जो उस व्यक्तित्व का असर पड़ता है उनके टीचर का पड़ता है, उनके माता पिता का पड़ता है, उनके भाई बहन का, जिनसे वो ज्यादा क्लोज होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने पिताजी के व्यक्तित्व और अपने जो टीचर हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है। और बहुत ही एक तरह से लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में जिन्होंने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और साथ ही लेखिका ने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से एक साधारण सी लड़की को असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया। जो एक आम लड़की थी, एक साधारण सी लड़की थी, तो उसको कैसे वो बोल्ड बनी, कैसे वो असाधारण बनी, उसकी पूरी एक तरह से प्रारंभिक जो पड़ाव है उनके बारे में लिखा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि सन 46-47
यानी कि जो जिस टाइम पे हमारे देश में जो है स्वतंत्रता आंदोलन बहुत ही जोरों पर चल रहा था, यानी कि बिल्कुल ये था कि अब हमारा देश जो है आजाद होने वाला था, सब अपनी अपनी तरह से कोशिश कर रहे थे। तो 1946 और 47 में जहां आजादी की आंधी में मन्नू भंडारी जी को भी आंधी ने अछूता नहीं छोड़ा। तो छोटे शहर की युवा लड़की ने आजादी की लड़ाई में जिस तरह से भागीदारी कि उसमें उसका उत्साह, उसका ओज, उसकी संगठन क्षमता और उसका विरोध करने का तरीका बहुत ही सुंदर बनता है, देखने को बनता है। और देखिए इस कहानी में अब आपको काफी सारी चीजें तो पता चल ही गई होंगी कि क्या कहानी है ये। तो पूरा इसमें डिटेल में दिया गया है, बहुत सारी भी चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले मन्नू भंडारी जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, और उनके व्यक्तित्व पर किन किन का असर पड़ा है उन लोगों के बारे में। और साथ ही यहाँ पर उनके बारे में ये भी बताया है कि किस तरह से वो अपने लेखन को अपना विषय जो है बनाती हैं। तो देखिए, जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से। तो अभी अभी मैंने क्या बताया था आप लोग को, अभी अभी मैंने आप लोग को बताया था कि उनका जन्म जो है बिहार मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। ठीक है, तो वो कहती है जन्मी तो मैं भानपुरा में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला, क्योंकि तुरंत ही जन्म लेते ही हमें हमारी याददाश्त नहीं बन जाती, यानी कि हर चीजें हमें याद नहीं रहती। लगभग 5 साल की उम्र तक तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता। थोड़ी देर याद रहेगा, 10 दिन याद रहेगा, 1 महीना याद रहेगा, लेकिन फिर याद नहीं रहता। लेकिन जब आप थोड़े से बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो उस टाइम पे आप जो है चीजों को अच्छे से याद करना शुरू कर देते हैं। तो वो कहती हैं कि मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुर मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से। वो बोलती हैं कि मेरा जो एक यादों का सिलसिला शुरू होता है बचपन की, वो होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल पर पिताजी का साम्राज्य था, यानी कि जिसके सेकंड फ्लोर पर उनके पिताजी रहा करते थे। और जहां वे निहायत ही अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ रहे थे होते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते हैं। वो बोलती है कि हम सेकंड फ्लोर पर उनके पिताजी रहते थे, और वहीं पर उनकी पूरे रूम में अव्यवस्थित तरीके से, क्योंकि वो कभी ना कुछ जो है हर समय अलग अलग तरह की चीजें पढ़ते रहते थे, अलग अलग तरह के काम जो है करते रहते थे, अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी एकत्रित करते रहते थे। तो वो कहती है कि वो जो कमरा था वो अव्यवस्थित ढंग से फैली पुस्तिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहने या फिर डिक्टेशन देते रहने के काम करते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ, मैं सब भाई बहनों के साथ रहते थे, और हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ। यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या उसमें कोई उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता, उसका कोई अपना वजूद नहीं होता। तो वो कहती है कि नीचे जो है हमारी माँ हमारे साथ रहती थी, जो कि जिनको व्यक्तित्वहीन, बेपढ़ी लिखी और व्यक्तित्वहीन बताया है। सवेरे से शाम तक अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी और सम्मान भी मिला था। तो वो कहती हैं कि माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करती थी, और सदैव ही इस पालन के लिए तत्पर रहती थी। और अजमेर से पहली बार पिताजी इंदौर में थे, वहां जहां उनकी बड़ी ही प्रतिष्ठा थी। प्रतिष्ठा यानी कि बहुत सम्मान उनको दिया जाता था, बहुत मान सम्मान उनको मिलता था। तो वो प्रतिष्ठा वहां पर थी, सम्मान था और नाम था। ये कहाँ पर था? इंदौर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया है कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। रक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया जाता था। ठीक है,
तो वो कहते हैं कि समाज सुधार के कामों से भी वो जुड़े रहते थे। और साथ ही क्योंकि वो टाइम जो था, वो चलन जो था, उस टाइम पे क्या करते थे, जब 10th के बच्चों के एग्जाम होते थे, बोर्ड एग्जाम्स होते थे, तो बच्चों को अब टीचर्स अपने पास ही बुला लिया करते थे, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, समझाते थे और एक अच्छा वातावरण देने की कोशिश करते थे। तो वो कहते हैं कि उपदेश ही नहीं देते, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 खिलाड़ियों को अपने घर रखकर पढ़ाया जाता था, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर भी पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, और उन दिनों में उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। तो लेखिका कहती है कि ये तो उनकी दरिया दिली के दिन थे। दरिया दिली यानी कि बहुत ही ज्यादा दिल से कोई भी काम करना या कोई भी चीजें करना। तो कहते हैं एक और वे बेहद ही कोमल और संवेदनशील व्यक्तित्व है, तो दूसरी तरफ बेहद क्रोधी और अहंगवादी। पर यह सब तो मैंने केवल सुना है। लेखिका कहती है पर ये सब चीजें तो मैंने केवल सुनी हुई है। देखा तब तो इन गुणों के भग्नावेशों को ढोते पिताजी थे। वो कहती हैं कि देखा सुना, मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावेशों को ढोते पिताजी थे। यानी कि इसमें जो भी चीजें यहाँ पर होती हैं, वो कहती हैं कि इन सबके जो सबसे जो बड़े हैं इन गुणों के भग्नावेशी, वो इन सबको ढोते हुए लेकर जा रहे हैं। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे भी इंदौर से अजमेर आ गए थे। तो अपने पति के बारे में बताती हैं कि एक झटके में ही बहुत बड़े आर्थिक संकट के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए, जहां उन्होंने अपने अकेले बलबूते और हौसलों से हिंदी इंग्लिश शब्दकोश, यानी कि जो विषयवार अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया जाता है, तब अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। तो इस तरह से इससे उन्होंने यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी। यानी कि जो वो ये यहाँ पर काम कर रही थी लेखन का, तो वो कहते हैं लेखन में उन्हें प्रतिष्ठा तो बहुत ही दी, पर अर्थ नहीं दिया। अर्थ यानी कि जो धन, अर्थ नहीं दिया। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सामने सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या कहा है कि जो भी एक तरह से बताया कि ये अर्थकोश था, और फिर उन्होंने बताया कि अर्थ नहीं और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को, जो आर्थिक स्थिति उनकी अभी तक गिर रही थी, वही सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति को के कारण और अधिक विकसित उनका अहंग, यानी कि एक तो सिकुड़ती आर्थिक स्थिति, उसके बाद उनका जो अहम है, उनका जो एक तरह से अहम आता है, तो वो कहती है उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया था। आपने देखा होगा कई बार जो बहुत ही रिच फैमिली के बच्चे होते हैं, बहुत ही बड़ी फैमिली के बच्चे होते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं अगर आप उनको कहीं पर फैमिली में फंक्शन में या कहीं पर भी आप जाते हैं, कहीं पर भी आप कोई चीजें यहाँ पर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो यहाँ पर बताया कि शायद गिरती हुई आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया था। जब आर्थिक स्थिति उनकी गिर रही थी, तो उस टाइम पे उनके शरीर में, उनके जो मन में जो सकारात्मक पहलू थे, अब उन्होंने उन चीजों को निचोड़ना शुरू कर दिया। वो कहती हैं सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहंग उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता है कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार ना बनाए। तो यहाँ तक कि वो कहती है कि उनको इतना, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बच्चों के बारे में, कि वो ये चाहती नहीं है कि कोई जो स्थिति, कोई ऐसी कंडीशन आए कि उनको अपने बच्चों के सामने, अपने फैमिली के सामने, अपने परिवार के सामने आर्थिक विषमताओं का जो है भागीदार उनको बनना पड़े। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए तक सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमारे मन हमेशा
क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती है, थर्राती रहती थी। अपनों के हाथ विश्वासघात की जाने जैसी गहरी चोटें होंगी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं लेखिका कि ये जो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे किसी बच्चे को तो अपनी आर्थिक व्यवस्था का भागीदार जो है ना बनाना है, तो बनाए। तो वो कहती है कि जो नवाबी आदतें होती हैं, यानी कि बिल्कुल नवाबों की तरह शौक होते हैं कि कोई भी खाना खाया, वो बर्तन नहीं उठाया या कोई भी काम किया, तो कहती है नवाबी आदतें और महत्वपूर्ण आकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर जाने के बाद ही हाशिए पर सरक जाने की प्रार्थना। क्रोध बनकर हमारे माँ को कपकपाती सर्राती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया कि जब जब हम लोग भी उनकी चपेट में आते रहते थे। तो वो कहते हैं कि विश्वास सबसे बड़ी चीज है। और जो अभी तक उन्होंने यहाँ पर जो बताया कि किस तरह से वो मना किया करते थे, किस तरह से किसी भी चीज के लिए, तो यहाँ पे वो कहती है कि इसके बाद पिता को बाद के दिनों में इतनी शक्ति बना दिया था कि जब जब हम लोग भी उसकी चपेट में आ जाते हैं, यानी कि जब भी हो हम लोग उनकी चपेट में आ ही जाते हैं। पर यह पितृगाथा, वो कहती है, पर यह पितृगाथा क्या होती है? पिताजी की कथा, पिताजी के बारे में कोई भी बात करना, पिताजी के बारे में कुछ कहना। तो वो कहती है पर यह मैं इसीलिए नहीं गा रही हूं कि उनका गौरव गान करना है। वो कहती है कि मैं ये इसीलिए नहीं गा रही हूं कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और कौन सी खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बानों में गुथी हुई। तो क्या कहती है? वो कहती है उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबसूरत खूबी और कमियां हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि भीतर की किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया जाए, मैं काली हूँ। बचपन में दुबली और मरियल भी थी, रंग गोरा पिताजी की कमजोरी थी। जो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी थी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर आज तक मेरे भी प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय कराते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमटे बिना नहीं रह सकती। क्या कहती है लेखिका कि कई बार जो है उनको अपने घर पर आकर अपने लेखन से संबंधित जो जिक्र है उसको छोड़कर वो यहाँ पर कि मेरी लेखकीय उपलब्धियों का एक तरह से जिक्र करने लगता है, शायद अचेतन। देखिए क्या कहती है, तो मैं तो संकोच में सिमट कर ही रह जाती हूँ, यानी कि मैं बिल्कुल संकोचित हो जाती हूँ कि इन्होंने ये यहाँ पर किस तरह से ये इन्होंने किया है। तो बताती हैं कि जाति बल्कि गणने को ही आती हूँ। तो वो कहती है जाति सिमट ही जाती बल्कि गणने को ही आती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। तो वो बोलती हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी सब कुछ था एक तरह से। वो कहते हैं लेकिन एक सपोर्ट होता है जो फैमिली का, जो उनके पिताजी उनको सपोर्ट नहीं करते थे, उनके पिताजी को ये सारी बातें शायद पता नहीं थी और उनके पिताजी जो है जरा सा शक्की स्वभाव के भी थे। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा एक तरह से दबी दबी रहती थी, बहुत डरी डरी रहती थी। तो वो बताती है कि सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता था, यानी कि सब कुछ मुझे लगता था कि सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगा। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी। वो कहती है
कि पिताजी के शक स्वभाव पर मैं कभी जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी, तो आज एकाएक अपनी खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। तो वो कहती है कि आज अगर आज लगता है कि पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी ना, कोई ऐसा टाइम था जब उनके पिताजी को गुस्सा आया करता था और वो कहते थे, उनको बच्चों को डांटते थे, तो वो कहती हैं कि ऐसे जो चीजें हैं, यानी कि इन सब चीजों से एक तरह से क्या होता है, विश्वास जो है थोड़ा सा कम होता है। और वो कहती है कि विश्वास की गहरी व्यथा से उपजा शक हमेशा संभालने के बाद से ही तो यहाँ पर बताया कि जिन पिता की किसी न किसी बात पर हमेशा टक्कर ही चलती रहती है, वे न जाने कितने रूपों में मुझ में है। तो लेखिका बताती हैं कि जिन पिताजी से हर बात पे, लगभग किसी न किसी बात पे जो है टक्कर चलती रहती है, बातचीत होती रहती है, तो वो कहती है कि इस प्रक्रिया के रूप में तो नहीं, पर प्रतिछाया के रूप में केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरागत और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात की बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर गढ़ जमाए बैठा है। देखिए, उनके पिताजी जो है उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, जैसे मैंने आपको बताया। उनको इस तरह से लड़कियों का बाहर जाना, लड़कियों का काम करना, वो सारी चीजें बिल्कुल भी उनको अच्छी नहीं लगती थी। और वो इस बात के लिए क्या करती थी, एक तरह से बिल्कुल ही अलग अलग तरह के बहाने बनाती थी और स्थिति को दबा लेने में ही हमारा रूप बदल दे, हमारी पूरी तरह से उनसे मुक्ति तो नहीं कह सकता। तो वो कहते हैं हमारी पूरी तरह से मुक्ति तो नहीं कह सकता, पिताजी के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। वो कहते हैं कि हमको कोई मूर्ति नहीं समझा जाता, दिशाओं में बहाकर ले जाए। इस स्थिति में दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें अपनी पूरी तरह से उसे मुक्त तो नहीं कर सकता। तो इस तरह से वो कहती है कि हमारे ठीक ठीक विपरीत कि हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, और वो कहते हैं माँ से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी। तो वो बताती हैं कि उनकी माँ में कुछ ज्यादा ही धैर्य था और कुछ ज्यादा ही सहन शक्ति थी। और इस तरह से वो कहती है पिताजी की हर जाति को वो अपने पुण्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े साहस भाव से स्वीकार करती है। तो देखिए, वो कहती हैं कि धरती पर कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति की एक तरह से शायद सहन शक्ति थी उनमें। उनमें पिताजी, क्योंकि देखिए इतनी सारी चीजें तो थी ही, और ऊपर से उनमें पिताजी को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से, मीठे भाव से स्वीकारा करती थी, और वे उन्हें जिंदगी भर अपने लिए कुछ न कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, है कभी भी उन्होंने कुछ अपने लिए नहीं मांगा। और वो बताती हैं कि बड़े सहज भाव से स्वीकार करते थे, और उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, यानी कि इससे पहले उन्होंने कभी भी अपने लिए कोई भी चीजें नहीं यहाँ पर ली थी। और बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी कि उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हमें भाई बहनों का सारा लगाव जो है शायद उचित फरमाइश, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, बच्चों की हर उचित फरमाइश और जिद को अपने फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से पीस दिया। हमें भाई बहन का सारा लगाव, शायद अनुभूति इसका एक उपाय हो सकता है कि किस तरह की फीलिंग्स आ रही है, किस तरह की अनुभूति है माँ के साथ, लेकिन निहायती असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग
कभी मेरे आदर्श नहीं बन सका, न ही उनका त्याग, उनकी सहिष्णुता और खैर जो सहिष्णुता है और जो भी हो, अब वह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने घर को लौटती हूँ। तो लेखिका यहाँ पर क्या कह रही है कि जो पैतृक पुराण है, यानी कि जो पिता के लिए उन्होंने ये पुराण लिखा हुआ है, तो कहती हैं कि इसके लिए भी अब हम पैतृक पुराण ही हमें चलना होगा। 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी। अब बताती है लेखिका, देखिए जो 5 भाई बहन थे उनके, उनमें वो सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी समय पर और मैं 7 साल की थी, और उससे कई एक धुंधली सी याद मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन और बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बच्चों के सारे खिलौने, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली मिर्च, काली टीले, कमरों में गड्ढे, गुड़ियों के ब्याह भी रचाए, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ या को खेलने को हमने भाइयों के साथ निकली, गुल्ली डंडा भी खुला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर सूत का काम कांच को पीसकर सूत का काम भी किया। लेकिन वो कहती है सारी गतिविधियों का दायरा उनके घर से बाहर ही रहता था, यानी कि कोई भी गतिविधि हो रही है, कोई भी कंडीशन है, कोई भी चीज है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी सामान है, तो वो कहती है कि अक्सर ऐसा होता था कि उनके घर पर जो है जाने की कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं थी, कोई भी ऐसी बात नहीं थी। और वो कहते हैं लेकिन कुछ तो परिवार का हिस्सा ही थे, कुछ तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है, लेखिका बताती है कि आज मुझे बड़ी शिद्दत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वाले लोगों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया। मेरी कम से कम एक दर्शन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां हमने अपने किशोरावस्था गुलजार, अपनी युवावस्था की कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार कर अपनी युवावस्था का संग्रह प्रारंभ किया था, या एक तरह से कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी शब्द कोशावस्था द्वारा अपनी यहाँ पर बताया कि गुलजार अपनी युवा अवस्था का आरंभ किया और एक दो को छोड़कर। तो देखिए क्या यहाँ पर बता रही है लेखिका। अब यहाँ पर मेन चीज जो है वो कहते महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव में, ठीक है। तो पहले यहाँ पर क्या होता था कि आप अपने तरीके से नहीं रह सकते, अपने तरीके से नहीं खा सकते, अपने तरीके से नहीं चल सकते। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल चीजें बिल्कुल अलग है। तो वो कहते हैं मेरी कृपा से कम एक दर्शन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था को गुजारा था, युवावस्था का आरंभ किया था, एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे काम का नहीं। इनको देखते सुनते इनके बीच ही यहाँ पर मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाया मेरे मन पर थी। तो देखिए ये बताती हैं कि उनमें से कोई भी पात्र जो है उनके परिवार का नहीं था, उनके जो परिवार के लोगों का नहीं था। तो वो यहाँ पर बताती हैं कि किस तरह से उन्होंने सब आपस में, यानी कि जितने भी उनके परिवार में हैं लोग,
उस कारण, तो वो कहते हैं मेरे परिवार का ही बस इनको इनको देखते देखते सुनते सुनते इनके बीच में ही बड़ी हुई थी। तो देखिए यहाँ पर लेखिका क्या कह रही है कि जो ये यहाँ पर बच्चे जो यहाँ पर इनके हैं, तो कहती हैं कि सभी जो है मेरे एक तरह से सभी मेरे जो पात्र हैं वो परिवार के नहीं है, बस इनको देखते देखते सुनते बीच ही बीच ही इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी। तो वो कहते हैं इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन लेखक इनकी छाप मेरे मन पर इतनी गहरी, इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी भी धुंधलेपन को नहीं किया और ना ही बिना, तो वो कहते हैं कि किसी विशेष प्रकार के बड़े सहज और भाव से उतरने चले थे। उस समय के उस समय के दा उस समय के बिना उस समय के दा साहब होते थे, वे अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते थे। तो उस समय के जो दा साहब थे वो अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्तियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां ही पाते थे। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने अपने जितने, जैसे मैंने आपको बताया, अपने जीवन के बारे में बताया है कि कौन कौन किन किन लोगों से वो जुड़ी हुई थी और किन किन लोगों के व्यक्तित्व का असर जो है उन पर पड़ा, और बहुत सारी चीजें इसमें है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये जो हमारा पूरा चैप्टर है इसमें लेखिका ने बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं जो समाज में अक्सर होती है, समाज में वो सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं, और खास तौर पर महिलाओं के लिए। तो आप इसमें देखेंगे आगे काफी सारी जो पाबंदियां हैं, किस तरह से वो उनके पिताजी उनको रोक टोक किया करते थे, और कैसे फिर उनके पिताजी ने स्वयं ही उनको इस आंदोलन में जो है हिस्सा लेने के लिए भेजा था। तो ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि उनके लेखन की कुछ अलग ही विशेषता है कि वो इस तरह का यहाँ पर लिखती हैं, इस तरह की चीजें वो यहाँ पर करती हैं। तो वही जो उनके जीवन में था, उन्होंने कोई भी विशेष रूप से कोई आत्मकथा नहीं लिखी, कोई आत्मकथ्य नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने अपने परिवार, अपने सराउंडिंग, अपने आसपास जितने लोग थे उनके विषय में इस पाठ में बताया है। तो हमारा पाठ जो है काफी आगे अभी शेष है, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। पाठ थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा नहीं है, और थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो भी थोड़ा सा इस तरह की है। तो आप घर पर इसको एक बार जरूर अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।